बच्चों, ये आलू आधारित जो बेबी हालदार की आत्मकथा है, जीवनी है, अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि उसके लेखन से संबंधित उसके इर्द गिर्द माहौल पूरी तरह बन चुका है। जेठू से लेकर कलकत्ता तक रहने वाले तातुस से लेकर कलकत्ता तक रहने वाले जेठू तक और इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल चारों तरफ बन चुका है और उससे ऐसे ऐसे लोगों से उसकी तुलना की जा रही है कि उसके अंदर का जो साहित्यिक एक आत्मा थी, साहित्यिक आत्मा उसके अंदर जो दबी हुई थी, छिपी हुई थी, वो उभर कर बाहर आ रही है धीरे धीरे और उसके लेखन में वो चीज परिलक्षित हो रही है, वो दिखाई पड़ रही है स्पष्ट रूप से। तो इस तरह से उसकी साहित्यिक यात्रा निरंतर ये आगे बढ़ती चली जा रही है। और जब एनी फ्रैंक से उसकी तुलना की गई और जब बेबी ने एनी फ्रैंक के बारे में सुना तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं साहित्यिक जो लेखन होता है उसका संबंध आपके डिग्रियों से नहीं होता है, आपके उच्च स्तर की पढ़ाई से नहीं होता है, बल्कि साहित्य का संबंध, साहित्यिक लेखन का संबंध आपकी अनुभूतियों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति से ही होता है कि आप अपनी अनुभूतियों को, संवेदनाओं को कितने सटीक तरीके से, भावुक तरीके से, चित्रात्मक ढंग से, ताकि वो लोगों को वो अनुभूति अपनी लगे, इस तरह से व्यक्त करना होता है। ये बात धीरे धीरे बेबी की समझ में आती जा रही है और इसीलिए उसके लेखन की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही है। आगे आते हैं उसी के बाद से जहां तक पिछली वीडियो को खत्म किया था। शर्मिला देवी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी, अर्थात मेरी उम्र की थी और जेठू की बंधु थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह करती हैं। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली थी। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? जिस तरह अन्य लोग उसके लेखन को प्रोत्साहित करते थे बेबी के, उसी तरह एक शर्मिला दी भी थी जो कि जेठू की परिचित की थी और वो भी कलकत्ता में ही रहती थी। वो भी बेबी का उत्साहवर्धन हमेशा किया करती थी। चूंकि शर्मिला भी बेबी हालदार की उम्र की ही लगभग थी, तो बेबी को उनसे एक कहते हैं कि एक मित्रता, एक दोस्ती, एक समवयस्कता की वजह से एक अपनेपन का ज्यादा एहसास मिलता था, सहेली होने का, दोस्त होने का, मित्र होने का। तो उस सोचती कि मैं उनसे मिलूं, बातें करूं, हंसूं, खेलूं, जो दोस्त एक दूसरे से आप शेयर करते हैं, ऐसी भावनाएं, ऐसी अनुभूतियां, ऐसी कल्पनाएं वो शर्मिला दी के बारे में किया करती थी कि जो इस तरह से वो उत्साहवर्धन करती हैं, मैं उनका धन्यवाद मिलूंगी तो कैसे दूंगी, ये सब सारी बातें बेबी शर्मिला दी के बारे में सोचा करती थी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पोंछते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती थी।
शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती थी तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल भी पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। चूंकि शर्मिला दी उसकी समवयस्क थी, हम उम्र थी, तो इसलिए एक मित्रता की आत्मीयता उनसे महसूस होती थी। चूंकि वह शर्मिला दी लेखिका थी, उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी और उनकी कहानियां अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। तो एक साहित्यिक बातचीत और साहित्यिक दोस्ती के अलावा बेबी हालदार व्यक्तिगत बातें भी उनसे करना चाहती थी। वह भी उनके बच्चों के बारे में भी हालचाल हमेशा लेती रहती थी और कभी कभी वो सोचती कि हम पत्र में जितनी बातें कर लेते हैं क्या उतनी बातें कभी आमने सामने होकर कर पाएंगे। अभी तक शर्मिला दी को उन्होंने केवल फोटोज में ही देखा था। वो कभी जेठू के साथ या कभी अर्जुन दा के साथ या कभी जो है तातुश के साथ जो भी उनकी फोटोज शर्मिला दी की मिली थी वो भिन्न भिन्न लोगों के साथ थी। चूंकि जेठूदा तातुश के बहुत अभिन्न मित्र थे और उनकी वो बहुत खास थी, परिचित थी, इसलिए शर्मिला दी की कई फोटोज कई लोगों के साथ बेबी के पास थी जो उसकी तातुश के यहाँ पड़ी हुई थी। तो उन्हीं फोटोज को देखकर ही शर्मिला के बारे में, शर्मिला दी के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं बेबी किया करती थी। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के लिए शायद संभव नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करो। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उसके आर्थिक कष्टों के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुस ने वह सब मुझे समझाया था। फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। बेबी का उत्साह बढ़ाने वालों में एक जेठू के बंगाली बंधु आनंद भी थे और आनंद भी लेखक थे और बेबी के जीवन का पहला खंड उन्होंने पढ़ा था और पढ़कर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी कि तुम्हारी कोशिश बहुत सुंदर है। शब्दों का और भावों को तुमने बहुत अच्छे और सहज तरीके से अभिव्यक्त किया है। वो उसे और प्रेरित करते हैं कि अन्य विषयों को लेकर भी तुम अपनी लेखनी चलाओ और इस तरह से अभ्यास करते करते हो सकता है कि तुम वह असाधारण लेखन कर सको जो कि महान साहित्यिक रचनाओं में दिखाई पड़ती है। लेकिन बेबी को अभी भी इस बात का एहसास नहीं था
कि वह क्या लिखती है, कितना अच्छा लिखती है, उसका साहित्यिक मूल्य क्या है, और ये सोचती रहती कि सब लोग इतना मुझे उत्साहित कर रहे हैं, मुझे सब लोग इतना साहस दिला रहे हैं लिखने के लिए, कभी उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से मैं लिख भी पाऊंगी कि नहीं। कि उसके मन में हमेशा द्वंद्व चलता रहता। इस तरह से उसकी लेखनी भी आगे बढ़ रही थी और जीवन धीरे धीरे आगे खिसक रहा था। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचे। बाबा का मतलब उसके पिता। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ बच्चे। कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक हैं सब कुछ ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुस के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें बिठाओ और खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोली, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं। 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2 ही दिन के लिए वहां चली जाऊं तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और यही सब भोगने को तैयार नहीं। यहां आकर इतना तो मैं समझ गई हूं कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। जीवन चल रहा था बेबी का, साहित्यिक यात्रा भी चल रही थी। इसी दौरान एक और मोड़ उसके जीवन में आया। कहते हैं कि जब दुख होता है तो स्वार्थ के रिश्ते दूर हो जाते हैं और जब सुख आता है तो रिश्ते फिर एकजुट होने लगते हैं इर्द गिर्द अपने। बेबी अच्छी हालत में आ गई थी। उसकी जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा था। इसी बीच उसके पिता उसको खोजते खोजते आ पहुंचे। ऐसा नहीं था कि पिता को इसकी जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन पिता का दिल है, मिलने की इच्छा हुई, आ गए। जब उन्होंने बेबी को देखा इस हालत में, अच्छी हालत में, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये अलग बात है कि उन्होंने दुख में उसका साथ न दे पाया हो, लेकिन उसे सुखी देखकर एक पिता का जो सीना है वो सुकून से भर गया। जब उसने अपने नाती अर्थात बेटी के बच्चों को देखा, बेटी को देखा, उसके जीवन को देखा, तो उन्हें एक आत्मिक शांति मिली। एक दूसरे से उन्होंने हाल चाल जाना, माँ के बारे में भी बात हुई। यहीं पर बेबी को एक टीस सी हुई। एक कहते हैं कि चूंकि माँ आर्थिक कारणों से, माँ और पिता ने उसकी शादी कर दी थी, इसी वजह से मासी भी उसकी नहीं जमी थी आर्थिक कारणों से। वही सोचती है कि जब मुझे स्वयं ही अपना प्रबंध खुद करना था तो पहले ही कर लेती तो कितना अच्छा होता।
क्योंकि इस दुनिया में जो भी आए हैं वो अपने अपने तरीके से अपना पालन पोषण का इंतजाम खुद करते हैं। तो माता पिता भाई बंधु नाथ रिश्तेदार कहीं न कहीं एक सीमा के पश्चात सब स्वार्थ के बंधन में बंधे हुए हैं। और माता पिता को तो अपने बच्चों को अच्छी हालत में देखकर सुख और सुकून और आत्मिक शांति मिलती है, जो कि अन्य रिश्तों में ऐसा नहीं है। लेकिन जब साथ रहते हैं तो आर्थिक दुश्वारियां, आर्थिक परेशानियां झगड़े का रूप, कलह का रूप ले लेती हैं। यही सारी चीजें बेबी अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में सोचती है। रिश्तों का यह जो दंश है, रिश्तों की ये जो पीड़ा है, वो अभी भी बेबी महसूस करती है कि अगर यह रिश्तों की पीड़ा ना होती, रिश्तों का दंश ना होता, तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी इतने कष्ट से जो उसे संघर्ष करना पड़ा, वह संघर्ष उसे ना करना पड़ता। इस तरह से टाइम काफी हो चुका है। मैं यहीं पर व्याख्या को विराम दे रहा हूं। और चूंकि व्याख्या काफी बड़ी है, मुझे लगता है कि अब एक दो में हो जाएगा, 2-3 वीडियो में, और उसके बाद प्रश्नोत्तर की बातें करेंगे। तो आज की व्याख्या यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं।